आज का हमारा विषय है गुप्तकाल स्वर्ण युग था अथवा नहीं। सर्वप्रथम हम पृष्ठभूमि देखेंगे, इसमें स्वर्ण युग का क्या अर्थ है या उसकी क्या परिभाषा दी जा सकती है, अथवा स्वर्ण युग के मानदंड क्या हो सकते हैं जिन मानदंडों के आधार पर किसी काल को हम स्वर्ण युग कहें। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वर्ण युग के प्रमाण क्या थे, किन कारणों से गुप्त युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे और अंत में निष्कर्ष देखेंगे कि वस्तुतः क्या था। आइए पृष्ठभूमि पर विचार करते हैं। किसी युग को स्वर्ण युग माने जाने अथवा न माने जाने के पीछे मूलतः विवाद स्वर्ण युग की परिभाषा अथवा उसके मानदंडों को लेकर के ही है। इस हेतु मानदंड अथवा स्वर्ण युग की परिभाषा इस प्रकार निर्धारित की जा सकती है। इस परिभाषा या इसी मानदंड के आधार पर हम गुप्त युग को परखने का प्रयास करेंगे कि वस्तुतः वह स्वर्ण युग था अथवा नहीं था, या किसी भी युग को इसके आधार पर देखा जा सकता है। स्वर्ण अपने बाह्य सौंदर्य, तेज चमक, सुनहरे रंग, बहुमूल्यता, शुचिता इसके लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण युग उस युग को कहा जाना चाहिए जिस युग में श्रेष्ठ सम्राट हों, प्रशासन उत्तम हो, जनता सुखी हो और संपन्न हो, जिस युग में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक, कला एवं संस्कृति, विज्ञान व सैन्य सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण उन्नति हुई हो, ऐसे युग को स्वर्ण युग कहा जाना चाहिए। गुप्तकाल को न केवल स्वर्ण युग कहा जाता है, बल्कि उसकी तुलना विश्व के श्रेष्ठ शासकों के कालों से की जाती है। एल.डी. बार्नेट ने इस युग को भारत का पेरिक्लीन युग की संज्ञा दी। कुछ इतिहासकार गुप्त युग की तुलना एलिजाबेथ के काल से, तो कुछ इतिहासकार इस युग की तुलना क्लासिकल एज से करते हैं। डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी लिखते हैं, गुप्त सम्राटों का काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल के अनेक उदात्त, मेधावी और शक्तिशाली राजाओं ने उत्तर भारत को एक छत्र के नीचे संगठित कर शासन में सुव्यवस्था तथा देश में समृद्धि व शांति की स्थापना की। स्मिथ के अनुसार हिंदू इतिहास में अन्य सभी युगों की तुलना में महान गुप्त शासकों का काल सर्वाधिक संतोषजनक है। इस युग में साहित्य, कला और विज्ञान की असाधारण प्रगति हुई तथा बिना किसी अत्याचार के क्रमिक धार्मिक प्रगति हुई। गुप्त युग को स्वर्ण युग माने जाने के पीछे निम्नांकित कारण हैं जिनको हम जिम्मेदार मान सकते हैं, या हम गुप्त युग को स्वर्ण युग मानते हैं। उसके पीछे क्या परिस्थितियां थीं, क्या ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर हम गुप्त काल को या गुप्त सम्राटों के काल को स्वर्ण युग कह सकते हैं। पहला बिंदु है योग्य सम्राटों का युग। सन 275 से लेकर 550 ईस्वी सन तक अनेक जो गुप्त सम्राट हुए वो योग्य थे। इनमें चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे योग्य शासक थे जिन्होंने शासन किया। इन्हीं योग्य सम्राटों के कारण यह युग स्वर्ण युग कहलाता है। इसमें विशेषकर 467 ईस्वी सन तक का काल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। स्कंदगुप्त के काल तक विशेष उल्लेखनीय कहा जा सकता है और उसके पश्चात गुप्त युग का भी पतन स्वाभाविक रूप से, जैसा सभी वंशों का होता है, राजवंशों का होता है, उसी तरह से गुप्त वंश का भी पतन हुआ था। विदेशी शासन का अंत इन गुप्त शासकों के द्वारा किया गया। भारत में स्थित विदेशी शासकों का अंत हुआ इनके द्वारा। कुषाण, हूण, शक और यूनानी इनमें सम्मिलित हैं, जिनको परास्त कर इन गुप्त सम्राटों ने भारत की रक्षा की, भारत को विदेशी शासन से मुक्त किया। हूणों के विशेष आक्रमण अंतिम काल में कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के काल में हुए, उससे भारत की रक्षा इन्होंने की। अगला बिंदु था राजनीतिक एकता की स्थापना। गुप्त सम्राटों ने विस्तृत भारतीय राज्य की स्थापना की, विशेषकर समुद्रगुप्त के द्वारा, जिसने 100 युद्ध लड़े तथा कभी भी वह पराजित नहीं हुआ। समुद्रगुप्त के द्वारा
सुदूर दक्षिण तक विजय यात्रा कर राजनीतिक एकता की स्थापना की गई। इसकी सुरक्षा कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त ने प्राणार्पण से किया। तो राजनीतिक एकता की स्थापना इस युग में गुप्त सम्राटों के द्वारा की गई, इसलिए इस काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। कुशल प्रशासन की स्थापना गुप्त सम्राटों के द्वारा की गई। इस समय जो शासन व्यवस्था थी वह विकेंद्रीकृत स्वरूप में थी। स्थानीय शासन पर जोर दिया गया था क्योंकि साम्राज्य विशाल था। इस कारण दृढ़ केंद्रीय सत्ता पूर्णतः संभव नहीं थी। यथाकाल यथा स्थान सरल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई। स्थानीय शासन में निश्चित रूप से पृथकता थी, किंतु शासन पूर्णतः जनकल्याणकारी भावना पर आधारित थी। जिस प्रकार से केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना मौर्य काल में हुई थी, उसके विपरीत इस काल में स्थानीय शासन पर जोर दिया गया और विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो सुदृढ़ शासन व्यवस्था थी, विशेषकर स्थानीय शासन पर अधिक जोर दिया गया था। यद्यपि प्रशासन में विभिन्नता थी क्योंकि समुद्रगुप्त ने विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी और दक्षिण भारत में जिन राज्यों को उसने जीता वहाँ का प्रशासन वैसा ही रहने दिया। राजाओं को भी उसने मुक्त कर दिया था, करद राज्य उनको घोषित किया था, केवल कर उनसे प्राप्त किया था। इसलिए प्रशासन में विभिन्नता भी हमको देखने को मिलती है। किंतु जो केंद्रीय शासन राजधानी के आसपास का था, वहाँ भी विकेंद्रीकृत शासन का स्वरूप हमको देखने को मिलता है। तो सुदृढ़ शासन व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी। आर्थिक समृद्धि का युग था। यद्यपि कृषि व्यवसाय एवं व्यापार परंपरागत थे, किंतु गुप्तकालीन शांति एवं व्यवस्था तथा जनता पर करों का भार कम होने के कारण यह युग आर्थिक दृष्टि से समृद्धि तथा संपन्नता का युग था। राजकोष भरा हुआ था। जन कल्याणकारी कार्य शासन के द्वारा बड़े पैमाने पर संपन्न किए जाते थे। कृषि, पशुपालन एवं व्यापार अर्थव्यवस्था के केंद्र में थे। गुप्त शासकों के द्वारा कृषकों, व्यवसायियों और व्यापारियों की पर्याप्त मदद की जाती थी। इस प्रकार यह युग आर्थिक समृद्धि का युग था। इस दृष्टि से भी यह स्वर्ण युग था। कलाओं के दृष्टिकोण से विशेष रूप से उल्लेखनीय यह काल था। इस काल में कलाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति देखने को मिलती है। चित्रकला में जहाँ अजंता और एलोरा जैसी गुफाएं थीं जहाँ पर चित्रकला प्रदर्शित की गई थी, मूर्तिकला के क्षेत्र में विभिन्न धर्मों की मूर्तियाँ विष्णु, शिव, बुद्ध, महावीर एवं 24 तीर्थंकरों की मूर्तियों के अलावा अन्य मूर्तियाँ भी बड़े पैमाने पर प्राप्त होती हैं। स्थापत्य के क्षेत्र में भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इनके अतिरिक्त स्तूप, चैत्य, विहार बड़े पैमाने पर निर्मित हुए। उदयगिरी, धार, मांडू, इंदौर, कौशाम्बी, गढ़वाल, भरतपुर, मथुरा, सारनाथ, सुल्तानगंज गुप्त काल के मंदिरों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। इस काल में संगीत, कला, वादन, नर्तन, गायन आदि क्षेत्रों में पर्याप्त विकास हुआ। स्वयं समुद्रगुप्त प्रसिद्ध वीणा वादक था। इस काल में मुद्रा कला का विकास हुआ। सोने, चांदी और तांबे के सिक्के पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं, जिनकी आकृति सुडौल थी। विविध प्रकार के टेराकोटा कहा जाता है पकी हुई मिट्टी से बने हुए उपकरण, बर्तन और कलात्मक वस्तुओं को मिट्टी को पका दिया जाता है। बनाने के बाद कच्ची मिट्टी में निर्माण होता है, फिर उसको पका दिया जाता है आग में, टेराकोटा कहलाता है। बड़े पैमाने पर इसके भी प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। तो कला के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय उन्नति हुई थी। इसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र के लिए कहा जा सकता है कि साहित्यिक उन्नति का युग था। इस काल में संस्कृत भाषा को राज आश्रय प्राप्त हुआ। भास, कालिदास, भारवी, शूद्रक, विशाखदत्त, वसुबंधु, दंडिन, हरिशेण एवं बाराह मिहिर जैसे उत्कृष्ट साहित्यकार इस युग में हुए, जिनकी रचनाएं संस्कृत साहित्य में ख्याति प्राप्त हैं। कालिदास रचित कीर्ति काव्य ऋतुसंहार, खंड काव्य मेघदूतम, महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम, नाटक मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, भास द्वारा रचित स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञा योगंधरायण, शूद्रक रचित मृच्छकटिकम,
विशाख दत्त रचित देवी चंद्रगुप्तम एवं मुद्रा राक्षस, शुभंधु रचित वासव दत्ता, भर्तृहरि की रचित रचनाएं नीति, श्रृंगार एवं वैराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक सुप्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त अमर सिंह, वात्स्यायन, पतंजलि, भारवी इस काल में हुए। इनके अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारे साहित्यकारों की सूची है। ये प्रमुख साहित्यकारों का विवरण दिया गया। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि साहित्य के क्षेत्र में और विशेषकर संस्कृत साहित्य की उन्नति अद्भुत है। ज्योतिष, गणित एवं भूगोल के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। ज्योतिष के क्षेत्र में वाराह मिहिर, जिनकी रचना बृहद जातक, लघु जातक, बृहद संहिता है, भास्कराचार्य द्वारा भी कार्य किया गया। ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने ब्रह्मास्फुट सिद्धांत दिया। गणित के क्षेत्र में दशमलव प्रणाली आविष्कृत की गई। अंक गणित, बीज गणित के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम नामक रचना की गई। भूगोल के क्षेत्र में ग्रहण का सिद्धांत स्पष्ट हुआ। धरती का अपनी धुरी पर घूमना इसी काल में स्पष्ट किया गया। इस तरह से इन क्षेत्रों में भी व्यापक उन्नति हमको देखने को प्राप्त होता है। आयुर्वेद एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की उन्नति हम देख पाते हैं। इस काल में धन्वंतरी, चरक, वाग्भट्ट जैसे आयुर्वेदाचार्य हुए। चरक ने चरक संहिता की रचना की। वाग्भट्ट के द्वारा व्यापक कार्य संपादित किया गया। इनके द्वारा आरोग्य हृदय की रचना की गई। इनके सिद्धांतों पर आज भी आयुर्वेद आधारित है। रस भस्म एवं आयुर्वेद के क्षेत्र में अनेक ग्रंथ लिखे गए। माधव निदान, चिकित्सा सार संग्रह आदि ग्रंथ इस काल में रचे गए। पशु चिकित्सा पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई। गज परीक्षा, अश्व परीक्षा पर ग्रंथ लिखे गए। इस तरह हम देखते हैं कि आयुर्वेद के क्षेत्र में जो आज भी भारतीय चिकित्सा पद्धति का मुख्य आधार है, वो आधार, उसकी भूमिका इसी काल में तैयार हुई थी। उन्हीं आधारों पर आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सा चलती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पर्याप्त उन्नति दृष्टिगोचर होता है। इस काल में गुप्त शासकों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति की गई। नालंदा, उज्जैन, पाटलिपुत्र, कांची, मथुरा, अयोध्या आदि नगर शिक्षा के केंद्र के रूप में विख्यात हुए। इन नगरों में भारतीय पद्धति के अनुसार गुरु आश्रम प्रणाली के आधार पर शिक्षा देने की व्यवस्था थी, पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थी। शिक्षा की उन्नति के क्षेत्र में भी यह काल स्वर्णयुग था। इसी प्रकार से दार्शनिक उन्नति के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि पर्याप्त रूप से विद्वानों ने दार्शनिक क्षेत्र में प्रगति की। सनातन धर्म में विख्यात षड दर्शन, 6 दर्शन हैं, उन पर टीका ग्रंथ लिखे गए। गुप्त काल के आरंभ में वार्षगण्य ने सांख्य दर्शन पर ग्रंथ लिखा। ईश्वर कृष्ण नामक विद्वान ने सांख्य कारिका ग्रंथ की रचना की। विंध्यवासिनी ने सांख्य शास्त्र लिखा। बौद्ध दार्शनिक वसुबंधु ने परमार्थ सप्तति ग्रंथ लिखा तथा विंध्यवासिनी के विचारों का खंडन किया। दक्षिण भारत में इस काल में पक्षिल स्वामी ने न्याय भाष्य की रचना की। आचार्य दिग्नाग ने अपने ग्रंथ प्रमाण समुच्चय में न्याय भाष्य की आलोचना की। आद्योतकर ने बौद्ध आलोचनाओं का खंडन किया तथा न्याय भाष्य को पुनः स्थापित किया। बौद्ध विद्वान नागार्जुन ने शून्यवाद प्रतिपादित किया तथा महायान शाखा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस कार्य में असंग का साथ भी उसे प्राप्त हुआ। असंग नाम के विद्वान ने भी महायान शाखा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। इसी काल में प्रशस्तपाद ने पदार्थ धर्म संग्रह नामक विद्वतापूर्ण ग्रंथ लिखा। दार्शनिक ग्रंथों और टीका ग्रंथों की भरमार है। एक दूसरे के मतों का खंडन करना, विद्वतापूर्ण लेख ग्रंथ बड़े पैमाने पर इस काल में प्राप्त होते हैं। तो पर्याप्त रूप से दार्शनिक उन्नति हमको देखने को मिलती है। ग्रंथों की भरमार है। इस दृष्टिकोण से भी यह स्वर्णयुग था। स्त्रियों की उत्तम स्थिति थी। इस काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। अभिज्ञान शाकुंतलम से ज्ञात होता है कि वह चित्रकला, नृत्यकला व वादन में स्त्रियां निपुणा होती थीं। विधवा विवाह का अधिकार था। इस काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्री धन पर स्त्रियों का अधिकार था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई की विधवा, रामगुप्त की विधवा ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया था। सामान्यतः एक विवाह की ही प्रथा थी, किंतु
बहुविवाह भी उच्च वर्ग के द्वारा संपादित किए जाते थे। यद्यपि इस काल में देवदासी और सती प्रथा का प्रचलन अस्तित्व में आ गया था, किंतु यह प्रथा बहुत विस्तृत नहीं थी या इसका अस्तित्व बहुत ज़्यादा नहीं था। विज्ञान के क्षेत्र में भी पर्याप्त उन्नति हम देखते हैं। गुप्त काल वैज्ञानिक प्रगति का युग था। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में, पदार्थ विज्ञान, खगोल, धातु विज्ञान, भूगोल, नक्षत्र विज्ञान, गणित, ज्योतिष सभी क्षेत्रों में बृहत्तर प्रगति हुई। धातु विज्ञान के क्षेत्र में मेहरौली का लौह स्तंभ उदाहरण है। इस काल में धातु की बनी हुई बड़ी मात्रा में मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, वो भी प्रमाणित करती हैं कि धातु विज्ञान कितना विकास कर चुका था। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट का योगदान महत्वपूर्ण था। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, खगोलविद भी थे। उन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया। उनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं आर्यभट्टीयम, दशगीतिक सूत्र और आयस्तित शत हैं। इस काल में वाराह मिहिर के द्वारा ज्योतिष तथा नक्षत्र विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया गया। तो इन क्षेत्रों में भी हम कह सकते हैं कि स्वर्ण युग था। इस काल में समुचित न्याय व्यवस्था की स्थापना भी गुप्त शासकों के द्वारा की गई थी। न्यायालय का सर्वोच्च अधिकारी स्वयं सम्राट होता था। महादंडनायक प्रमुख न्यायाधीश होता था। महाक्षपटलिक न्याय संबंधी दस्तावेजों को रखने का प्रमुख अधिकारी था। बृहस्पति स्मृति के अनुसार 4 प्रकार के न्यायालय होते थे। इनमें प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, मुद्रित और शासित, ये 4 प्रकार के न्यायालयों की चर्चा बृहस्पति स्मृति के अनुसार की गई। नारद स्मृति में भी 4 न्यायालयों का विवरण प्राप्त होता है। कुल, श्रेणी, गण और शासकीय न्यायालय थे। विनय स्थिति स्थापक न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। 4 प्रकार के परीक्षणों का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। विष परीक्षा, तुला परीक्षा, जल परीक्षा और अग्नि परीक्षा। इस प्रकार व्यवस्थित न्याय प्रणाली गुप्त काल में हमें देखने को प्राप्त होती है। अतः इस दृष्टिकोण से भी इस काल को स्वर्ण युग कहा जा सकता है। बृहत्तर भारत की स्थापना इस काल में हुई। गुप्त काल में बृहत्तर भारत की स्थापना हुई। चीन, तिब्बत, अफगानिस्तान, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, इंडोनेशियाई द्वीप समूह, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, इन सभी क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति या तो बौद्ध धर्म के नाम से या सनातन धर्म के नाम से या कलाओं के आधार पर या संस्कृत भाषा के नाम से या राजनीतिक रूप से भी इन क्षेत्रों में अधिकार स्थापित हुए। इन सभी दृष्टियों से गुप्त काल में इन क्षेत्रों में बृहत्तर भारत की स्थापना हुई। यूरोप तक व्यापार भारत का फैला। तो बृहत्तर भारत की स्थापना गुप्त काल में हुई। इस दृष्टिकोण से भारतीय कीर्ति इन देशों तक विस्तृत हुई। यह बृहत्तर भारत था। इस दृष्टिकोण से भी हम कह सकते हैं कि यह काल स्वर्ण युग था। धार्मिक सहिष्णुता का युग था। यद्यपि ज़्यादातर गुप्त सनातन धर्म से संबंधित रहे। कुछ गुप्त सम्राटों ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया, किंतु सभी गुप्त सम्राटों ने धार्मिक उदारता एवं सहिष्णुता का परिचय दिया। सभी धर्मावलंबियों के साथ गुप्त सम्राटों के द्वारा समानता का व्यवहार किया गया। सभी को समान रूप से सरकारी पद दिए गए। सभी धर्मों के धर्माचार्यों को समान रूप से सुविधाएं एवं दान देने की व्यवस्था राज्य की ओर से की गई। अतः इस दृष्टिकोण से भी कहा जा सकता है कि धार्मिक दृष्टिकोण से उदारता और सहिष्णुता की नीति गुप्त सम्राटों के द्वारा अपनाई गई, जो कि इस काल को स्वर्ण युग सिद्ध कर देती है। सनातन धर्म का या जिसको हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, वस्तुतः वह हिंदू धर्म तो नहीं है, सनातन धर्म ही है। ईरानियों ने या आक्रमणकारी जो मुस्लिम थे उन्होंने ये नाम दे दिया था हिंदुस्तान सिंधु नदी को हिंदू कह के, किंतु वस्तुतः यह सनातन धर्म हमारे देश में कहलाता है। गुप्त काल के ज़्यादातर सम्राटों के द्वारा सनातन धर्म को स्वीकार किया गया। विशेषकर सनातन धर्म की वैष्णव शाखा को इस काल में अधिक महत्व मिला, किंतु सभी धर्मावलंबियों के साथ गुप्त शासकों ने समान व्यवहार किया। किंतु यह काल हिंदू या सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण हुआ, मूर्तियां स्थापित हुईं, ग्रंथ रचे गए, दार्शनिक वाद विवाद हुए, धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ। इस दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि सनातन धर्म के विकास के लिए यह काल स्वर्ण युग सिद्ध हुआ था। इस काल में शांति
एवं सुव्यवस्था की स्थापना हुई। भारतीय इतिहास में गुप्तकालीन शांति विख्यात है। इस काल में बाह्य आक्रमणकारियों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण का दुस्साहस नहीं किया, और जब भी दुस्साहस किया तो उसका डटकर मुकाबला या ईंट का जवाब पत्थर से गुप्त शासकों के द्वारा दिया गया और स्वदेश की रक्षा की गई। विशेषकर कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के काल में इस तरह की रक्षा की गई। इसके पूर्व के शासकों में किसी आक्रमणकारी ने आक्रमण का दुस्साहस ही नहीं किया। बाह्य आक्रमणों का न होना, आंतरिक शांति एवं प्रशासनिक सुव्यवस्था की स्थापना के कारण कृषि, व्यवसाय एवं व्यापार में पर्याप्त उन्नति हुई थी। तो शांति एवं सुव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी इस काल को स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इस काल में लोक कल्याणकारी राज्य आदर्श स्थापित किया गया। समस्त गुप्त सम्राटों ने लोक कल्याणकारी राज्य आदर्श रखा तथा जन कल्याण को अपना लक्ष्य निर्धारित किया। सड़कें बनवाई गई, धर्मशालाओं का निर्माण हुआ, औषधि के बगीचे या बाग लगवाए गए, सड़कों के किनारे दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए गए, झीलें, तालाब, कुएं एवं नहरों की व्यवस्था की गई। इस तरह से लोक कल्याणकारी कार्य के दृष्टिकोण से भी इस काल को स्वर्ण युग कहा जा सकता है। उत्कृष्ट कृषि की व्यवस्था थी। गुप्त सम्राटों के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। खाद बनाने की प्रक्रिया ज्ञात थी, इसे प्रोत्साहित किया जाता था। महुए से शराब बनाने की प्रक्रिया, जो भारतीय सामान्य परंपरा थी, इसका भी पालन हुआ। कस्तूरी रंग बनाने वाले फूलों का उत्पादन हुआ, जड़ी बूटियों का उत्पादन हुआ, इनके बगीचे या बाग लगाए गए। मुख्य जो फसलें थी गेहूँ, चावल, जौ आदि, इनके अतिरिक्त इन फसलों का भी उत्पादन किया गया। फसल को नष्ट करना अपराध माना जाता था। ऊसर भूमि या पड़ती भूमि पर कार्य करने वालों को पुरस्कार दिया जाता था। लगान की दरें कम थीं। अतिवृष्टि और अनावृष्टि, अधिक बारिश हो उसके कारण अकाल हो, या अनावृष्टि बारिश न होने के कारण दुष्काल हो, इन सभी कालों में राज्य या शासन के द्वारा राहत दी जाती थी। लगान नहीं लिया जाता था। भूमि संबंधी लेखों को व्यवस्थित रखा जाता था। इस हेतु अधिकारी भी नियुक्त थे। इस दृष्टिकोण से भी कहा जा सकता है कि उत्कृष्ट कृषि और भूमि की व्यवस्था गुप्त सम्राटों के द्वारा संपादित की गई थी। व्यापारिक उन्नति का युग था। स्थानीय व्यापार जो व्यापारी करते थे वो श्रेष्ठी कहलाते थे। भ्रमण कर व्यापार करने वालों को सार्थवाह कहा गया था। ट्रांसपोर्टर जो थे उनको भी सार्थवाह कहा जाता था। या तो वो स्वयं का माल, व्यापारिक माल लेकर के व्यापार करते थे, या दूसरे व्यापारियों का माल लेकर सार्थवाह व्यापार किया करते थे। सार्थवाह जो चलते थे, गाड़ियों की एक बड़ी लंबी पंक्ति होती थी, उसमें सैकड़ों से लेकर हजार तक गाड़ियां हो सकती थीं, जो सामान लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया करते थे। तो सार्थवाह इनको कहा जाता था। जल माध्यम से भी, नावों के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से व्यापार होता था। तो जल और थल दोनों मार्गों से व्यापार संपादित होता था। विदेशों के साथ भी व्यापारिक संपर्क था। समुद्र मार्ग से व्यापार होता था। पाटलिपुत्र से अफगानिस्तान तक सड़क मार्ग थी। कैस्पियन सागर के बंदरगाहों तक सड़कें जाती थीं। अफगानिस्तान के विभिन्न नगरों तक सड़क मार्गों की पहुंच थी। कौशाम्बी, विदिशा, उज्जैन, भड़ौच, काशी, ताम्रलिप्टी ये बंदरगाह था। माहिष्मती, नासिक, पैठन व्यापारिक नगर थे, जो सड़क मार्गों के द्वारा परस्पर जुड़े हुए थे। जल मार्गों से भी व्यापार होता था। यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियों का जल मार्गों के रूप में प्रयोग होता था। समुद्र से व्यापार होता था। ताम्रलिप्टी प्रसिद्ध बंदरगाह था। स्वर्ण मुद्रा, चांदी, तांबा, सीसा, मूंगा, रेशम, कपूर, खजूर, घोड़े आदि का आयात होता था। निर्यात की वस्तुओं में श्रृंगार, प्रसाधन, सुगंधित द्रव्य प्रमुख थे। दक्षिण भारत से काली मिर्च, मसाले, मोती, हाथी के दांत, रेशम, हीरे आदि का निर्यात होता था। इस तरह से व्यापार उन्नत अवस्था में था। सड़क मार्गों का जाल बिछा हुआ था। सद्गुण संपन्न आम जनता का जीवन था। गुप्त काल में जनता सुखी और संपन्न थी। अतिथियों का सत्कार होता था। नैतिक जीवन उत्तम था।
चोरियां, डकैतियां, धोखेबाजी, लूट आदि की घटनाएं बहुत कम थी। चोरियां भी नहीं होती थीं। आम जनता के लोग न्यायालयों का प्रयोग नहीं के बराबर करते थे या ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी। इस तरह से आम जनता का जीवन सद्गुण संपन्न था। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है सर्वांगीण उन्नति का युग था। जो विवरण हमने दिया उससे स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण उन्नति हुई। इस काल में इस तथ्य को स्वीकार करने में कोई संशय नहीं है कि गुप्त काल स्वर्ण युग था। जो विवरण हमने दिया उससे सर्वांगीण उन्नति स्पष्ट हो जाती है। विशेषकर साहित्य और कला के क्षेत्र में तो कहा जा सकता है कि अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। सर्वांगीण उन्नति तो हुई थी, हर क्षेत्र में प्रगति हम देख सकते हैं, किंतु साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति को हम गुप्त काल में देखते हैं। तो इस तरह से यह गुप्त काल का जो युग था यह स्वर्ण युग था। अरविंद के अनुसार भारत ने अपने इतिहास में कभी भी अपनी जीवनी शक्ति को अनेक दिशाओं में इस प्रकार प्रफुल्लित होते हुए नहीं देखा जैसा कि गुप्त युग में होते हुए देखा गया। डॉक्टर R.C. मजूमदार लिखते हैं कि गुप्त युग को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग व क्लासिकल युग की संज्ञा दी जाती है, जो इस युग के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इस युग में भारतीय बौद्धिकता, कला, विज्ञान व साहित्य आदि सभी क्षेत्रों में उच्चतम शिखर पर पहुंच गया था तथा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ, जिसका अनुगामी युगों पर प्रभाव पड़ा। गुर्टू के अनुसार गुप्त राजाओं के समय में शिल्प एवं कला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। सौंदर्य एवं कला जीवन में इतनी समाविष्ट हो चुकी थी कि वह अपने युग की सर्वांगीण कृतियों की तन्मयता में डूबकर साकार हुई। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वर्ण युग हेतु निर्धारित मापदंडों अथवा परिभाषा के अनुसार गुप्त युग पूरी तरह से स्वर्ण युग के अनुकूल उतरता है। अतः गुप्त काल निसंदेह स्वर्ण युग था। इसको मानने में कोई भी संदेह नहीं है।